ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। श्री राम शर्मा। सदन के नेता ने आय व्यय का लेखाजोखा बजट पेश किया सदन में। और सभापति महोदय, इस बजट एक तरीके से आईना होता है, एक दर्पण होता है, जिसके अंदर राजस्थान की आवाम ये देखती है कि आने वाले एक वर्ष के अंदर सरकार हमारे लिए क्या करने वाली है, विकास के किस पथ को किस रास्ते वो ले जाने वाली है, और उसी के अनुसार वो कल्पना करती है, योजना करती है कि मेरा विकास होगा या नहीं होगा। एक तरीके से इस विजन के साथ सदन के नेता ने शायद बजट पेश किया होगा। लेकिन सभापति महोदय, आप मेरे फूफा जी भी हो, मैं आपकी बात खराब नहीं करूंगा। और मैं सभापति महोदय आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं बिल्कुल भी दाएं बाएं बात नहीं करूंगा, सिर्फ बजट के ऊपर ही बात करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि भोपाल में किसने भगाया, मैं ये जिक्र भी नहीं करूंगा कि भोपाल से तोप घोटाले का मुख्य आरोपी वो किसका क्या लगता था, किसके प्रधानमंत्री कार्यकाल के अंदर हुआ। तो 205 बिंदु है, और उन 205 बिंदुओं में से सदन के नेता ने 24 बिंदुओं के अंदर जोधपुर का जिक्र किया है। अब सभापति मुझे ये बताएं कि ये बजट जोधपुर के लिए तो जोधपुर में बोल पीपाड़ के अंदर, लोहाघाट, बालेसर, भोपाल के अंदर ट्रॉमा सेंटर, एमडीएम अस्पताल के अंदर भी आपके पीडियाट्रिक कैथ लैब बनेगी, होम्योपैथिक महाविद्यालय भी जोधपुर, खजूर की खेती भी जोधपुर, मंडियां भी बनेगी मथानिया में जोधपुर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डेयरी प्रौद्योगिकी, कृषि अभियांत्रिकी संकाय खुलेगा, 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो भी जोधपुर। इस तरीके से ये 24 खजूर की खेती के लिए। सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपसे और करूंगा। तो लेकिन अगर सभापति के पूर्ववर्ती सरकार ने सरकार कह दे कि पूर्ववर्ती सरकार ने लेकर गई थी, वो किसानों के हित में नहीं थी, में हम समायोजित करके, और इस सभापति महोदय आपने जिक्र इस बात का भी बजट के अंदर नहीं किया कि हमने भरने का काम किया है। बजट के अंदर इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि रात को अघोषित कटौती 11 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है एग्जाम का। बार भी घोषणा की थी सभापति महोदय कि हम कितने में देंगे, एक ब्लॉक रात में देने की घोषणा के अंदर फिर प्रावधान किया कि पिछली बार तो गलती होगी, हम कर नहीं पाए, अब की बार करेंगे। तो आप सर्दी के अंदर, गर्मियों में तो आप रात को दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम किसान को दिन में, तो सर्दी ऋतु में तो 2 ब्लॉक दिन में देने का काम करें। वो काम भी करने का सरकार ने कोई, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। जब शिक्षा मंत्री जी इधर विराजमान थे, बहुत आप चिल्लाते थे, बहुत जोर से चिल्लाते थे, 20,000 स्कूलें बंद कर दी। पिछले बजट में 50 खोली आपने, इस बजट के अंदर एक की भी घोषणा नहीं है। सभापति महोदय, एक स्कूल, अगर हमने पाप किया है, हमने अगर कृत्य किया है, तो कम से कम आप तो उसको ठीक करते हैं। आप तो घोषणा करते हैं कि बीजेपी सरकार के समय 20,000 स्कूलें बंद हुई थी, उसको हम खोलने की घोषणा करते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। सभापति महोदय, जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अवाम ये महसूस करती है कि सरकार हमारा ध्यान रखेगी, बजट की स्थिति यह है। सभापति महोदय, आप सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 50,000 रुपए देते हैं, अभी तक नहीं दिए। आप सेकेंडरी स्कूलों में 25,000 रुपए देते हैं सालाना, वो भी आपने नहीं दिए। मिडिल स्कूलों में 12,500 रुपए देते हैं, वो भी आपने नहीं दिए। आपकी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिला को कितने पैसे दे रहे हो? 1,300 रुपए। अगर आप में थोड़ी बहुत शर्म होती तो कम से कम 3,000 रुपये तो करते थे उसको।
और सभापति महोदय, इनकी स्कूलों के अंदर झाड़ू लगाने वाली बेचारी गरीब महिला कितने दे रहे हैं? 200 रुपये। शिक्षा मंत्री जी, या तो आपकी चलती नहीं, और यह आपके सदन के नेता मानते नहीं, या आपके मन के अंदर गरीब व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना नहीं, कुछ तो बात है। तो कम से कम इस बजट की रिप्लाई के अंदर यह काम करने का काम करें अपनी बात। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पुलिस थानों में, सभापति महोदय, रास्ता आपका भी वही है। सभापति महोदय, आज स्थिति क्या है बजट की? पुलिस थानों के अंदर कागज भी जो मुस्तकिल जाता है ना एफआईआर दर्ज कराने के लिए, बेचारा वो कागज कहते हैं एक रिम लेके आ, फिर तेरे एफआईआर दर्ज करेंगे। यह स्थिति थानों की है, आपके बजट की स्थिति है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से बिल्कुल तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूं, सरकार ने कहा कि हमने बजट के अंदर जो घोषणा की है उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। इसी सदन में मैंने पूछा कितनी नंदीशालाएं खोली? पिछले बजट में घोषणा की थी ना, एक नंदीशाला नहीं खोली। फिर मैंने गौशाला के अनुदान के बारे में पूछा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सरकार से पूछा कि राजस्थान धरोहर संग्रहालय जो पुरानी जो विधानसभा थी उसमें बनाने की घोषणा की, 2 करोड़ रुपए, 1 रुपए भी खर्चा नहीं किया, काम शुरू नहीं किया। यह इनके पिछले बजट की स्थिति है। फिर मैंने इनसे पूछा कि कृषि दान धारा कार्यक्रम इन्होंने बजट में घोषणा की थी पिछली बार कि साहब हम खंड स्तर के ऊपर आयोजित करेंगे और किसानों को इसका लाभ देंगे। अभी मुझे जवाब दिया, मैंने कहा कि कितने खंडों पे आपने आयोजित किया? सरकार ने जवाब दिया है कि हमने एक किसान सम्मेलन कर दिया विद्याधर स्टेडियम के अंदर, और उसी कार्यक्रम को आपने कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम से जोड़ दिया। यह सरकार की स्थिति है। अग्निवाहन खरीदने की घोषणा पिछली बार की थी, एक भी आपने अग्निवाहन वाहन नहीं खरीदा अभी तक। और सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस बजट में, पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की, सदन के नेता बहुत अच्छी बात करते हैं, लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र के स्तंभ जिंदा रहे, संवैधानिक संस्थाएं जिंदा रहे, लेकिन वास्तविकता क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, पत्रकारिता है, के बारे में आपने घोषणा की थी। उबा जी, मैं आपको तो हमेशा देखता रहता हूं। मेरा सदन जानना चाहता है, ये बड़ा अहम सवाल है सभापति महोदय, छोटा सवाल नहीं है। मैं भाग्यशाली हूं माननीय, जो मुझे नेता ने घोषणा की थी कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन इस बजट के अंदर एक शब्द भी पत्रकारों के कल्याण के लिए नहीं कहा गया। और पिछले बजट में जो पत्रकारों को 1 साल में 1 भूखंड भी देने का काम पत्रकारों को नहीं किया। गई थी, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग की हो, फूड प्रोसेसिंग की हो, मिसिंग सड़कों की घोषणा भी काफी मान्य सदस्य भी उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम मिसिंग सड़कें तो आप बनाओगे, लेकिन इस बजट के अंदर एक भी मिसिंग सड़क बनाने की घोषणा सदन के नेता ने नहीं की। कि नाबार्ड योजना से 337 करोड़ रुपए का हम लोन लेकर 2200 किलोमीटर सड़कें हम बनाने का काम करेंगे। बन गई आप बनाने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, पिछले बजट के अंदर इन्होंने घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम विकास पथ बनाएंगे। एक विकास पथ भी पूरे राजस्थान के अंदर 1 साल के अंदर इन्होंने बनाने का काम नहीं किया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने घोषणा की थी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। कुसुम योजना में इन्होंने घोषणा की थी, कोई कुसुम योजना में काम नहीं हुआ। कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना कहा था 20,000 एग्रीकल्चर क्षेत्र को और सिंचित करने का काम करेंगे, 1 किलोमीटर क्षेत्र भी सिंचित करने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, जयपुर में झूठ का पुलंदा है पूरा का पूरा, अभी तो और है, बाकी है। सभापति महोदय, विधानसभा चुनाव के दौरान सदन के नेता गोविंदगढ़ में पधारे थे। गोविंदगढ़ में एक आम सभा हुई, चौमो विधानसभा क्षेत्र के आसपास के किस क्षेत्र के जनता वहां आई। उन्होंने घोषणा की कि मेरी तो मैं गोविंदगढ़ तक मेट्रो चला दूंगा। अब मेट्रो कब चलाएंगे? मेरे इस बजट के अंदर भी आप गोविंदगढ़ तो छोड़ो, आप तो जयपुर के 2nd फेज की मेट्रो की घोषणा भी आपने नहीं की कि 2nd फेज की मेट्रो चलाने का काम हम जयपुर में करेंगे। गोविंदगढ़ में तो बारी आएगी, जब चल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। सभापति महोदय, सदस्य कह रहे थे गरीबों के मसीहा, भिखारियों की संवेदना को समझने वाले सदन के नेता, आप यहां से शुरू हो। सभापति महोदय, आप चौमुखड़िया तक जाओगे तो कम से कम 1,000 भिखारी आपको सड़क के ऊपर मिल जाएंगे।
एक भी भिखारियों का उत्थान करने का काम सरकार ने नहीं किया, सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया। इसके अलावा सभापति महोदय, प्रत्येक जिला कलेक्टर को 1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री नवाचार निधि देने की घोषणा पिछले बजट के अंदर की गई थी। कि पिछले बजट में 1 करोड़ रुपए प्रत्येक कलेक्टर को देने की आपने बात की थी मुख्यमंत्री नवाचार निधि में। आपने कितने कलेक्टरों को पैसा दिया और कितने कलेक्टरों को किस मद के अंदर खर्च करने का काम किया? सभापति महोदय, मंडियों की बहुत बड़ी घोषणा यहाँ हुई की, अब पता नहीं सभापति महोदय इनका बजट कौन तैयार करता है। सभापति महोदय, बजट के अंदर पिछली बार सदन के नेता जी कहलवा दिया कि किसानों को राहत देते हुए फल सब्जी मंडी में जो 1.5 रुपए जो सरचार्ज लिया जाता है किसानों को देखते हुए सरकार उसको माफ करने की घोषणा करती है। सभापति महोदय, सरचार्ज का जो पैसा है वो किसान के नहीं लगता, जो व्यापारी माल खरीदता है मंडियों से उनके लगता है। अब आज उन मंडियों की स्थिति ये हो गई कि उन मंडियों सेक्रेटरी हैं, वो 1 रुपए की आमदनी उनके पास नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा पे कोई कर्मचारी नहीं रख सकते, गार्ड नहीं रख सकते, 4th क्लास नहीं रख सकते। आज क्या है? और सभापति महोदय, सरकार ने पिछली बार बजट में कहा था गुटखों के ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे, लग गए कि गुटखों में प्रतिबंध 2 रोज लगा है, और 2 रोज लगने के बाद में ये प्रतिबंध कैसे हटा, क्यों हटा, किसकी मध्यस्थता से हटा, क्या घोटाला हुआ, हम सब सदस्य इस बात को भी जानना चाहते हैं कि गुटखों के अंदर क्या राज है, वो भी सदन ने खोले, अगर उनके पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, पिछले बजट के अंदर घोषणा की गई, बहुत चिल्ला चिल्ला के हमदर्द बने थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने, मैं जानना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर आपने महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालयों के अंदर कितने छात्रों को आपने प्रवेश दिया, सरकार के खजाने से कितने रुपए का बजट, उसका जवाब नहीं आया। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं सरकार ने 1 रुपए बजट देने का काम नहीं किया, सिर्फ झूठी वाहवाही कराने के काम, महात्मा गांधी जी के नाम खराब करने का और बाबा साहब का नाम खराब करने का काम सरकार कर रही है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अभी अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में काफी बात हो रही थी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार वोट बैंक के आधार पे तुष्टिकरण की राजनीति करे तो करे। सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आवासीय विद्यालय खोले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए छात्रावास को जयपुर में खोले, सवाई माधोपुर में खोले, कामा में खोले, कहीं खोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अल्पसंख्यकों का विकास करे सरकार, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे घोर आपत्ति है कि सदन के नेता कम से कम ये तो घोषणा करते कि हम अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए भी कृतसंकल्प हैं, उनके विकास के लिए भी एक कमरा बनाने का विचार रखते हैं। अगर सदन के नेता ये कहते कि राजस्थान में हम 1 रुपए खर्च कर रहे हैं तो मैं सोचता कि ये अनुसूचित जाति जनजाति के प्रति संवेदनशीलता रखने वाली सरकार है। लेकिन इस पूरे बजट के अंदर सभापति महोदय 1 रुपया भी अनुसूचित जाति जनजाति के आवास के अंदर, स्कूल के अंदर कहीं कोई घोषणा सरकार ने नहीं की। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, दलितों के अत्याचार का मामला मैंने पहले सदन में उठा दिया। सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा, सदन के नेता कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं और चिंता इस बात की जाहिर कर चुके हैं कि न्यायालयों के अंदर बहुत लाखों मामले विचाराधीन है, समय पे न्याय नहीं मिलता। लेकिन इस बजट के अंदर ऐसा कोई घोषणा सरकार ने नहीं की कि हम न्यायालयों के भवन बनाने का काम करेंगे, सुविधा बढ़ाने का काम करेंगे। आज सभापति महोदय, वास्तविक हकीकत यह है, जो सरकार का पैरोकार है एपीपी, उस एपीपी गली के अंदर खड़ा रहता है, उसके बैठने के लिए सरकार की है। अगर सरकार ये सोचे कि गरीब आदमी को समय के ऊपर न्याय मिले तो कम से कम ये तो घोषणा करे कि जितने कोर्ट खुल रहे हैं और जो खुले हुए कोर्ट हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनके अंदर हम सुविधा देने का काम करेंगे। वो काम भी सरकार ने इस बजट के अंदर नहीं किया। और सभापति महोदय, पिछली बार सरकार ने अपने चुनावी वादा किया था कि जो अधिवक्ता अब की बार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई कोष बनेगा, लेकिन वो काम भी सरकार ने नहीं किया। सभापति महोदय, एक बात मैं और करना चाहता हूं सभापति महोदय, अब सरकार या तो परिवहन मंत्री जी को खुद चला के फंसाना चाहती है महोदय, लेकिन सरकार यदि वास्तविकता के अंदर पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं सभापति महोदय, कई गाड़ियां हैं जो वन टाइम टैक्स देकर और सड़कों के ऊपर आती है, कई गाड़ियां ऐसी है जो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली टैक्स देने का काम करती है। राजस्थान में कई वाहन ऐसे हैं
जिन्होंने एक बार टैक्स दिया वो आज दिन तक टैक्स जमा नहीं हुआ। हो क्या रहा है, लाखों रुपए का टैक्स है, जब गाड़ी सड़क के ऊपर पकड़ी जाती है तो इनके इंस्पेक्टर 10-20 हजार रुपए लेके उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार एक बार ऐसे जो डिफॉल्टर हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया उनकी पेनल्टियां माफ करके जो रियायत आप देना चाहते हो वो रियायत देकर कम से कम एक मौका तो उनको दो, ताकि आपके खजाने में पैसा भी आए और वो पैसा विकास के लिए लगे। एक सभापति महोदय, जब हम सत्ता में थे तो जब प्रतिपक्ष में थे तो संविदा कर्मियों का मुद्दा बहुत जोर शोर से ये उठाते थे और इतनी संवेदनाएं दिखाने का काम करते थे कि जैसे असली हमदर्द हुई है, और इतनी हमदर्दी दिखाते थे कि उनके माता पिता भी ये सोचते थे कि यार इनसे मेरे बच्चे की मेरे से ज़्यादा चिंता तो करने वाले ये लोग हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछली बार कहा कि हम एक कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में संविदा कर्मियों के मुद्दे को हम हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सभापति महोदय, 1 साल बीत जाने के बाद भी आज भी एक ने अनेकों पंचायत सहायक, जेटीए, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर, नर्सिंग कर्मी सारे के सारे इस सरकार के उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं और उनको उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर सरकार कुछ हमारा करेगी, लेकिन एक भी काम सरकार ने नहीं किया। इन संविदा कर्मियों की इनकी दूरसीट तो लगेगी सभापति महोदय, और मुझे लगता है कि ये दूरसीट तो इनको पंचायत चुनाव में लग जाएगी। सभापति महोदय, रोडवेज कर्मियों की मांग भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और वर्तमान परिवहन मंत्री जी रोडवेज कर्मियों के धरने में जाकर उनको आश्वस्त करके आए थे कि हम आपकी संवेदनाओं को समझते हैं, सरकार आते आपकी समस्याओं का हल करने का काम करेंगे। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी सभापति महोदय, रोडवेज कर्मियों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एक सभापति महोदय, एनटीटी की परीक्षा हुई, पहले जब हमारी सरकार थी तो आंकड़ा यह था कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 हजार एनटीटी के अभ्यर्थी नहीं हो सकते, लेकिन सभापति महोदय 1000 की भर्ती हमारी सरकार करके चली गई। 1000 की भर्ती हम प्रक्रिया में छोड़ के गए थे, उस प्रक्रिया को पूरी करने का काम अभी किया। लेकिन सभापति, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। राजस्थान में सिर्फ 1,500 एनटीटी के अभ्यर्थी थे, लेकिन आज आंकड़े ये हैं कि 8 से 10 हजार डिग्री लेकर, फर्जी डिग्री लेकर लोग राजस्थान की एनटीटी की परीक्षा में शामिल हो गए। कौन जांच करेगा, कब जांच करेंगे, निष्पक्षता से जांच होगी या नहीं होगी, यह भी हम सबके सामने एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं चाहूंगा कि एनटीटी भर्ती के अंदर पारदर्शिता के साथ जांच हो, उनकी डिग्रियों की जांच हो, वास्तविकता की जांच कि 2018 के अंदर 18 दिसंबर तक 1 महीने में सारा सत्यापन का काम कंप्लीट हो चुका, लेकिन अभी तक भी अंतिम परिणाम सरकार ने जारी नहीं किया। मैं चाहूंगा सरकार से कि उन परीक्षार्थियों की भावना को देखते हुए सरकार जल्द से जल्द अंतिम परिणाम जारी करे। और सभापति महोदय, जयपुर की सड़कों के अंदर एक चर्चा भी रही, संघर्ष भी हुआ। काम सिर्फ इतना ही था कि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम की तिथि थी उसको बढ़ाने के बाद थी। सभापति महोदय, 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक प्रथम ग्रेड की परीक्षाएं दी गई, लेकिन आज दिन तक उन समाप्त था, लेकिन वो काम सरकार ने नहीं किया। अब सरकार बताए कि नाम कब तक जारी कर दोगे, आप इस महीने में करोगे, अगले महीने में करोगे, उसके अगले महीने में करोगे, इस साल में करोगे या नहीं करोगे, कम से कम सरकार ये भी बताए। एक सभापति महोदय, एक बेरोजगार संघ राजस्थान के अंदर बना हुआ है, वो बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष करता है। पिछली बार हमारे से नाराज होकर इनके कार्यालय में चले गए, इन्होंने और उन्होंने बहुत अच्छे से गले लगाया, उनकी बातें भी सुनी, सुनकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभापति महोदय 12 अक्टूबर 2019 को इन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इनसे अनशन तोड़वाने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि आपकी 15 सूत्री मांगे हैं, इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए और हम तत्काल समाधान करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, 15 मांगों का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन जब समाधान नहीं होने से ये पीसीसी कार्यालय गए तो इनके खिलाफ आपने मुकदमा और दर्ज करा दिया। सभापति महोदय, यह है इनका पारदर्शी सरकार होने का दावा। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा,
सदन के नेता भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि राजस्थान के अंदर जल की स्थिति बहुत चिंतनीय है। और सभापति महोदय, जयपुर जिले के अंदर भी पानी समाप्ति की ओर है। बहुत सी तहसील ऐसी है जो ड्राई जोन घोषित हो चुके हैं। सभापति महोदय, इस बजट के अंदर एक शब्द भी जयपुर में पेयजल समस्या के समाधान के लिए नहीं कहा गया। मैं चाहूंगा सभापति महोदय आपके माध्यम से कि जयपुर जिले के किसानों की मांग है यमुना के पानी, और यमुना का पानी जब तक इन प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए आप लेकर नहीं आओगे तो मुझे लगता है कि खेती तो छोड़ो, पीने के पानी का भी संकट है, और आने वाले समय के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसलिए सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि सदन के नेता रिप्लाई देते समय जयपुर में पानी की समस्या के समाधान के लिए कुछ बातें कहे। एक सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे चौमू विधानसभा क्षेत्र में पिछले बजट के अंदर भी एक शब्द भी नहीं कहा, आपके बजट में भी नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे जितने वोट मिले उतने वोट आपके उम्मीदवार को मिले हैं, तो आधी जनता की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उनकी समस्याओं के लिए मैं संघर्ष करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चौमू की आधी जनता ने तो आपके वोट दिए हैं, कम से कम आपको जिन्होंने वोट दिए हैं उनकी समस्याओं के समाधान तो कर दो। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, इस बजट में हमारे 4th फेज में फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य की और मेरी दोनों की सीवरेज के 4th फेज के अंदर योजना शामिल थी। सदन के नेता ने कुछ विधानसभा क्षेत्रों के तो सीवरेज की घोषणा की, लेकिन हमारे चौमू की घोषणा नहीं की। मैं चाहूंगा कि हमारे भी 4th फेज के अंदर यह चौमू की सीवरेज थी, इसकी घोषणा भी तत्काल करें। मेट्रो की घोषणा मैंने आपको बताई थी। मेगा हाईवे, सभापति महोदय, जनता तो ये सोचती है कि विधानसभा में अगर कुछ कह दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है, वो काम तो होगा। इसी सदन के अंदर मैंने विषय उठाया कि मेरे चौमू के अंदर, चौमू से लेकर दूदू तक मेगा हाईवे अधूरा पड़ा हुआ है। अभी डिप्टी सीएम साहब ने आश्वासन दिया कि 3 महीने में काम शुरू हो जाएगा, लेकिन सभापति महोदय 3 महीने की जगह 13 महीने बीत गए, अभी तक भी चौमू से लेकर दूदू मेगा हाईवे का काम शुरू नहीं हुआ। अब आखिरकार क्या कारण है वो तो आप ही बताएं, लेकिन सभापति महोदय वो काम भी करें। एक सभापति महोदय, एक निवेदन में और करूंगा। मेरे चौमू में वीर हनुमान जी का मंदिर है, वहां एक प्राइवेट कंपनी ने एक रोपवे लगाया था। सभापति महोदय, रोपवे जब शुरू हुआ तब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। तो मैंने ये कहा भैया मेरे से उद्घाटन मत कराओ, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। तो इन्होंने इन्हीं के सावपरा विधानसभा क्षेत्र से इनकी पार्टी के विचार रखने वाले माननीय विधायक जी से उद्घाटन करवा लिया। 2-3 महीने रोपवे आराम से चला, उसके बाद में रोपवे को बंद कर दिया। अब या तो सभापति महोदय, मुझे जो कारण नजर आता है वो ये आता है कि मैं हर मंगलवार को बालाजी के दर्शन करने के लिए जाता हूं, इसलिए इनके दिमाग में यह है कि रामलाल इसका उपयोग करेगा। सभापति महोदय, मैं कसम खा के कह रहा हूं, जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी मैं उस रोपवे में नहीं बैठूंगा। अब तो चालू कर दो, अब तो चालू कर दो, जनता के लिए चालू कर दो, उन ऐसा गरीब लोगों के तो चालू कर दो, उन बीमार व्यक्तियों के लिए तो चालू कर दो, उन बुजुर्ग व्यक्तियों की तो चालू कर दो। समाप्त करें। लेकिन सभापति महोदय वो काम भी इन्होंने नहीं किया। सभापति महोदय, 2-3 बातें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। पर्यटन के क्षेत्र के अंदर सदन के नेता ने कहा राजस्थान पर्यटक के दृष्टि से सिरमौर है, अभी इस बजट के अंदर कहा। लेकिन सभापति महोदय, मेरे चौमू के अंदर भी एक हेरिटेज होटल है, उस हेरिटेज होटल का एक विजिटर रजिस्टर बना हुआ है, उस रजिस्टर को आप मंगवा लें, और बाहर से आने वाले विदेशी फॉरेनर क्या कमेंट्स कस के जाते हैं सभापति महोदय, उसमें आराम से लिख के जाते हैं कि हम पहले, हमारी बहुत बड़ी भूल है, गलती है जो हम इस हेरिटेज होटल के अंदर आगे से हम नहीं आएंगे। उस पूरी होटल की परिधि में कचरा भरा पड़ा है। लेकिन सभापति महोदय, सदन में बात उठाने के बावजूद भी आज दिन तक भी नगर पालिका और कृषि उपज मंडी उस कचरे को साफ करने का काम नहीं करती। अब एक तरफ तो सदन के नेता कहते हैं कि पर्यटक सिरमौर है, और दूसरी तरफ ये स्थिति है। सभापति महोदय, 3 बातों का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। समाप्त करें। 3 बातों का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार ये कहती है कि हम राजस्थान के आवाम की संपत्ति की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। लेकिन सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत सामोद का जिक्र करूंगा। सभापति महोदय, 1963 के अंदर 18 बीघा जमीन जो सरकार की जमीन, और सभापति महोदय 18 बीघा जमीन सरकार की एक व्यक्ति के नाम लग गई। तत्कालीन सरपंच ने उस व्यक्ति को कहा कि यह जमीन तेरी नहीं है, तू लिख के दे। उसने लिख के दे दिया कि यह जमीन मेरी नहीं है, यह जमीन सरकार की है। उसके बाद में सरकार के नाम
दर्ज हो गई जमीन। और सभापति महोदय, उसके बाद में खेल क्या होता है, के अंदर जाता है, न्यायालय में जाकर एडीएम को कहता है कि साहब ये जमीन का मालिकाना हक मुझे दिया जाए। ये उस 1963 के अंदर मेरे दादा की नाम थी। एडीएम ने पत्रावली रिमांड की, पत्रावली रिमांड करके कहा तहसीलदार को कि इसका अवलोकन करे, इसका परीक्षण करे और इसका निस्तारण करे। अब सभापति महोदय समाप्त करें माननीय मैं सभापति में कर रहा हूं। सभापति महोदय 13 जनवरी 2020 को तहसीलदार चोमू के द्वारा इनको खुर्द-बुर्द करने का काम किया, सरकार की जमीन को व्यक्ति विशेष के काम करने का काम किया। सभापति महोदय एक मिनट और लूंगा। और कि 145 की कार्रवाई की थी, उस 145 की कार्रवाई ने भी इसी सरकार ने तोड़ने का काम किया। एक तरफ तहसीलदार खुद कहती है कि मेरी जमीन है और दूसरी तरफ उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम करती है। सभापति महोदय एक उदाहरण और दूंगा। सभापति महोदय एक बार एक व्यक्ति रामलाल, उसका पुत्र गोपाल, एक व्यक्ति गिरधारी, उसका पुत्र राजेंद्र, एक व्यक्ति चौथमल, इसके पुत्र 5। इन 5 पुत्रों ने मिलकर राजेंद्र और गोपाल की जमीन को हथियाने का काम किया। सभापति महोदय एक मिनट सभापति महोदय, लेकिन आज के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इन गरीब आदमियों की जमीन को कब्जा कराने के लिए, हथियाने के लिए मौके पे जाकर बैठ जाए और ये कहे कि पुलिस ने 447 की जो कार्रवाई की महोदय आने लग जाए तो उसको बचाने का काम कौन करेगा। सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सरकार इन प्लीज नहीं अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। सभापति महोदय, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।